शुरू करें? बिल्कुल सर। अगर किसी का ओपिनियन हमसे अलग है तो हमें उसे पहले मोमेंट पे डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए। और यूपी इट इज़ द नंबर 1 स्टेट जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है। मैं किसी से बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर समुदाय कैंसर है। मेरी जनरेशन के लोग या मुझसे भी थोड़े पुराने, जिनको रूठी सासें कहा जाता है, उनका मानना है कि युवाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनको करियर पे फोकस करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। यस सर। तो आपका क्या मानना है वर्तमान राजनीति को लेकर? युवाओं को क्या भूमिका होनी चाहिए? सर ये तो आपने एक गलत इंसान से सवाल कर लिया है। अगर आप एक अवेयर सिटीजन हैं, अगर आप जानते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं, क्या सही है क्या गलत, आप अपने आसपास वालों को भी अवेयर कर देते हैं। जब एक बच्चे को घर वालों से प्यार नहीं मिलता है, जब घर पे वो केयर नहीं मिलती है, तो वो ऐसी जगहों पे जाके प्यार ढूंढता है जहाँ से सिर्फ प्यार के नाम पे धोखा या तो साथ में बहुत सारा दर्द मिलता है। मजाज कहते हैं कि बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों के पेचो खम नहीं है। क्या आज की जनरेशन सिर्फ रील और स्क्रॉलिंग तक सीमित है? क्या सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे वैचारिक स्पष्टता का कोई वजूद है? क्या 12वीं की दहलीज लांघने के बाद में कोई युवा राजनीति, धर्म आदि विषयों पर अपनी स्पष्ट राय रख सकता है? सजना संवरना और लाइफ को खुल के जीना, क्या इसके पीछे एक अच्छा विश्लेषक भी छुपा होता है? आज हम उठाने जा रहे हैं वो सवाल जो इस पीढ़ी के कंफ्यूज्ड होने के सवालों पर अपनी स्पष्ट सोच रखते हैं। कॉलेज की नई दुनिया में कदम रखने वाली एक युवा छात्रा के मन में क्या है धर्म, प्रेम और राजनीति के असली मायने? आइए युवा सोच और समाज के बीच के इस संवाद को शुरू करते हैं और समझते हैं आज की नई पीढ़ी की असली तस्वीर। वेदिका, हम लोग बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं एक रैपिड फायर सेगमेंट करना चाहता हूं, और इसमें मैं आपसे एक प्रश्न के 2 विकल्प रखूंगा सामने। आपको 2 सेकंड है आपके पास। ओके सर। आपको सोचना नहीं है, बस जिससे हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो ये जान सकें वेदिका कौन है एक्चुअल में। ओके सर। शुरू करें? बिल्कुल सर। 10 मिनट में झटपट तैयार होना या आईने के सामने 1 घंटा खुद को निहारना? आईने के सामने खुद को 1 घंटा निहारना। इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग रील बनाना या किसी गंभीर मुद्दे पर कड़क ट्वीट करना? किसी गंभीर मुद्दे पे कड़क ट्वीट करना। प्रिंसिपल रूम से बाहर सजा का डर या अपने मित्र मंडली के साथ कैंटीन की गपशप? डेफिनेटली मित्र मंडली के संग कैंटीन में गपशप। फिल्म में रोमांटिक हीरोइन का रोल या पावरफुल लेडी पॉलिटिशियन का किरदार? पावरफुल लेडी पॉलिटिशियन का किरदार। पसंदीदा किताब हिंदी या अंग्रेजी की? अंग्रेजी की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति राय। अनुशासन सिखाने वाले सख्त टीचर या सब कुछ माफ कर देने वाले कूल टीचर? दोनों। एक चुनना हो तो? कूल टीचर। कागज पर लिखा लिखाया भाषण या स्टेज पे जाकर बिंदास बिना तैयारी के? कागज पे लिखा लिखाया भाषण। क्यों? क्योंकि सर तैयारी अगर हम किसी चीज की नहीं करते हैं तो वो खराब होने के चांसेस हैं। कैंपस में पढ़ाई की टॉप रैंकर बनना या कॉलेज की सबसे स्टाइलिश लड़की दिखना? स्टाइलिश तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो कॉलेज की टॉप रैंकर बनना। पुरानी परंपराओं को ढोना या पुरानी बेड़ियों को तोड़ना? पुरानी बेड़ियों को तोड़ना। महंगे ब्रांड का मेकअप किट या किसी अच्छी लाइब्रेरी की लाइफ टाइम मेंबरशिप? अच्छी लाइब्रेरी की लाइफ टाइम मेंबरशिप। मार्केट की भीड़ भाड़ में मोल भाव करना या बेड पर लेटकर ऑनलाइन विंडो शॉपिंग? बेड पे लेट के ऑनलाइन विंडो शॉपिंग। दूसरों को इम्प्रेस करना या अपनी शर्तों पर एक्सप्रेस होना करना? अपनी शर्तों को एक्सप्रेस करना। थैंक यू सो मच सर इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कहा था बोलने से पहले सोचना नहीं है, मैं नहीं सोचती हूँ, मैं वैसे भी नहीं सोचती बोलने से पहले। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। तो वेदिका, आप जो हैं अभी स्कूल से निकलकर कॉलेज की दुनिया में कदम रख रही हैं, तो किशोर से युवा होने का ये जो एहसास है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर और मैम का भी, आपने मुझे ये जगह दी है बात करने के लिए। और सभी उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया है।
कृपया इसको लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मुझे पता था कि ये समय आएगा, पर इतनी जल्दी आ जाएगा मैंने सोचा नहीं था। सच बताऊं सर, जो ये इतना बड़ा पड़ाव है ज़िंदगी का, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। ऐसा लगता है कि शायद इतना डर मुझे पहले कभी नहीं लगा। शायद मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले वाला डर इससे बड़ा था, पर ये जो डर है स्कूल लाइफ से निकल के कॉलेज लाइफ में आने का, ये सच में बहुत बड़ा है। पर इसके साथ-साथ एक उत्सुकता भी है, एक क्यूरोसिटी है कि मेरी नई ज़िंदगी, अपने घर से दूर रहने का जो ये एक्सपीरियंस होगा, ये कैसा होगा। मैं, मेरे दोस्त सभी कलेक्टिवली इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं और अभी भी वो ये सब प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कि अब हम उन क्लासरूम में नहीं बैठा करेंगे। अब वैसे टीचर शायद ना मिलें, वैसे दोस्त ना मिलें। तो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है, एक नया पड़ाव है ज़िंदगी का, पर विश्वास दिल में यही है कि जो होगा देख लेंगे। तो जो होगा देख लेंगे। यस सर। अच्छा वेदिका, एक चीज़ और मैंने ऐसा महसूस किया है कि आपके उम्र के जो अधिकांश युवा होते हैं, वो बड़ा चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूज़्ड माने जाते हैं। यस लेकिन सर। एक तरफ जो जेन ज़ी जनरेशन है, वो कहती नहीं मैं बहुत क्लियर हूँ। तो मैं जो आपको देख पा रहा हूँ, आप अपने विचारों में, अपने एहसास में बहुत स्पष्ट हैं। तो इस स्पष्टता के पीछे क्या कारण है? सर, ये सवाल मेरी मम्मी अगर सुन रही होती तो वो अभी बहुत हँसती। मुझे लग रहा सुन लेंगी बाद में। तो वो बहुत हँसती क्योंकि उनके हिसाब से मैं दुनिया की सबसे कन्फ्यूज़ लड़की हूँ, सबसे कन्फ्यूज़ बच्ची वेदिका सक्सेना है। अच्छा, मुझे लग रहा है मम्मी और पापाओं को अक्सर ऐसा लगता है कि बच्चे कि कन्फ्यूज़ हाँ, हैं। उनके बच्चे तो कन्फ्यूज़्ड हैं, बाकी के सारे बच्चे परफेक्टली फाइन। पर यही बात है सर, जो क्लैरिटी है थॉट्स की, अपनी विचारधारा की, ये एक दिन में नहीं आती। ये तब आती है जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं। जब आप खुद को समय देते हैं गलतियाँ करने का और उन गलतियों को ठीक करने का, तब ये क्लैरिटी आ पाती है। मैं भी ये नहीं मानूँगी कि मैं हर चीज़ में एकदम क्लियर हूँ और सब चीज़ें एकदम सॉर्टेड हैं मेरी ज़िंदगी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, जिनको मैं मानती हूँ अपनी ज़िंदगी में कि ये होने चाहिए और हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ताकि कोई ऐरा-गैरा आके एक दिन में आपको बदल ना दे। और ये प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए कि कोई भी इंसान उठ के आपको ये ना बता दे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत। आप खुद डिसाइड कर सकें कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत। तो ये स्पष्टता तभी आ पाएगी जब हम खुद से बात करेंगे, हम खुद के संग समय बिताएँगे और कहते हैं वक़्त एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और वक़्त के संग इंसान सब सीख जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर सामने से कोई बोलता है ना कि पढ़ो, 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 तब तक हम नहीं पढ़ते हैं। पर जब अंदर से वो आवाज़ आती है, तभी समझ में आता है कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए पढ़ना। ऐसे ही ये जो क्लैरिटी है, जब तक हम खुद वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक नहीं आ पाएगी। अच्छा, कई बार वेदिका ऐसा भी होता है कि जब हम परिवार, खास करके आपकी पीढ़ी, जब परिवार और समाज के साथ संवाद करती है, यस बात सर। करती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो आपकी बात को समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है? सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा कि पुरानी पीढ़ी समझ पा रही है। ज़रूर वो कोशिश करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं एक्चुअली, पर कहीं न कहीं एक ऐसा भी वर्ग है, जो चाहकर भी नहीं समझ पाएगी अपने बच्चों की बातों को। अब कहने को तो हम कह सकते हैं कि अब आजकल हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, सारे पेरेंट्स बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पर ये एक ही कैटेगरी तक सीमित है। जितने भी अपर क्लास फैमिलीज़ हैं, वो अपनी बच्चों की बातों को सुनते होंगे। मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो भी कई हद तक समझने की कोशिश करते होंगे। पर कुछ बैकवर्ड फैमिलीज़ भी होती हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी होती हैं, जहाँ इतनी वैल्यू नहीं दी जाती हैं। कौन से कारण आपके समझ में आते हैं कि जिससे हमारी पीढ़ी आपको नहीं समझ पा रही है? सबसे पहली बात तो सर, अपने बच्चे को सपोर्ट ना करना।
उनको सपोर्ट इन द सेंस सर, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती हैं। उनके माता पिता ने अगर उन्हें सपोर्ट नहीं किया होता तो वो किसी ब्यूटी पेजेंट में जाने के लिए कैसे जा पाती हैं अगर घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया होता। और आज देख लीजिए, ग्लोबल आइकन है, जिस स्टेज पे खड़ा कर दीजिए फुल कॉन्फिडेंस के संग बोल सकती मुझे हैं। तो लग रहा है कि आज पेरेंट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा पेरेंट्स बोलते हैं। सर, पर ये हमें लगता है कि ये सर अगर हमारे साथ सब सही हो रहा है तो बाकियों के संग भी हो रहा है। पर जहाँ मैं रहती हूँ, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, वहाँ पे तो मेरी उम्र की लड़कियों की शादी करा दी जाती है, उनके हाथ में बच्चा थमा दिया जाता है। तो ऐसी भी फैमिलीज हैं जो कहते हैं ना कि सोच को डेवलप ही नहीं होने देते हैं, उस बॉक्स से निकलने ही नहीं देते हैं, स्पेशली लड़कियों को। पर हाँ, बहुत सारे ऐसे किस्से भी हैं जहाँ लड़कों को भी ये सारी चीज़ें नहीं करने दी जाती हैं। आप देखिए, किसी भी छोटे गांव में क्रिकेट लोग खेलते हैं तो सिर्फ वो खेल तक ही सीमित है, आप उसे करियर नहीं बना सकते। और भारत जैसे देश में तो नहीं बना सकते, बहुत ही मुश्किल है कि आप अपनी हॉबी को अपने करियर में डेवलप करें। तो ये कहने के लिए मैं शुगर कोट करके कह दूं कि हाँ ठीक है, बहुत आसान है, पर असल में बहुत मुश्किल है। आज की जो जनरेशन है, खास करके आपकी जनरेशन है, उसमें प्रेम और रिश्तों के जो मायने हैं वो बदल रहे हैं, इनका स्वरूप थोड़ा चेंज हो रहा है। तो इसमें कहते हैं हुकअप कल्चर और जो सीरियस कमिटमेंट के बीच आप क्या सोचते हैं, एक स्वस्थ रिश्ते की परिभाषा क्या हो सकती है? तो सर, ये तो आपने एक गलत इंसान से सवाल कर लिया है। मैं अपने आप को इस क्षेत्र में बहुत ही अनलकी मानती हूँ, अनलकी रही हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद गिव अप कर चुके हैं प्यार पे और ये इन सारी चीज़ों में। तो यही लगता है मुझे कि जब एक बच्चे को घर वालों से प्यार नहीं मिलता है, जब घर पे वो केयर नहीं मिलती है, तो वो ऐसी जगहों पे जाके प्यार ढूंढता है जहाँ से सिर्फ प्यार के नाम पे धोखा या तो साथ में बहुत सारा दर्द मिलता है, और फिर कहीं और प्यार मांगता है जहाँ से और दर्द मिलता है। तो ये साइकिल है जो रिपीट होती जाती है। और अगर बात करें सीरियस कमिटमेंट और हुकअप कल्चर की, तो मैं हमेशा सीरियस कमिटमेंट को ही एक स्टेबल रिलेशनशिप के तौर पे मानना चाहूँगी। एक कहते हैं ना, आइडियल रिलेशनशिप वही होती है जहाँ पे आप के रिलेशनशिप का कुछ मीनिंग हो, कुछ मतलब हो। हमारे हर एक रिलेशनशिप का कुछ मीनिंग होना चाहिए, वरना वो है ही क्या, हमारे जीवन में है ही क्यों अगर उसका मतलब नहीं। अगर उसका मतलब नहीं है तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अपनी एनर्जी किसी और अच्छे काम में लगाइए। एंड मेरे हिसाब से एक ऐसी रिलेशनशिप जहाँ आप अपनी मन की बातें अपने पार्टनर से कह सकें, जहाँ प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, क्योंकि प्यार आज है, कल नहीं, परसों है, उसके बाद नहीं, मगर रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो आप एक इंसान की करते हैं तो वो शायद ज़िंदगी भर करेंगे। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में हैं और कमिटेड हैं उस बंदे से पूरे तरीके से, पर वो आपसे अब्यूजिव है, वो दुनिया भर की सारी गलत चीज़ें आपके संग कर रहा है, फिर भी आप उसी इंसान के संग हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पहली दफ़ा से वहाँ पे भागिए ऐसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो। पर मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ इसलिए सीरियस रिलेशनशिप से बच रहे हैं क्योंकि आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन्हें क्या हैंडल नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही दकियानूसी बात है। ये आपको सामने वाले को भी क्लियर कर देना चाहिए कि आपकी क्या इंटेंशंस हैं, और अपने जैसे ही किसी इंसान के संग रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वेदिका, आजकल जो आपकी जो पीढ़ी है सोशल मीडिया पे खूब छाई रहती है। यस सर। तो सोशल मीडिया जो है कई बार ऐसा लगता है कि जैसे रियल जो लाइफ है, असल दुनिया है, उससे काट रहा है, या फिर आपको अपनी बात रखने का एक सशक्त माध्यम भी है वो सबके लिए। यस सर।
तो मैं तो यही बिलीव करती हूँ कि हर एक चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। वैसे ये सोशल मीडिया के संग है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसके जाल में फंस के डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एक दूसरे को कंपेयर करने लग जाते हैं, जो कि बहुत हद तक गलत है, बहुत अनहेल्दी है लोगों के लिए। पर दूसरी साइड वो भी है जहाँ हम देखते हैं कि गांव की एक लड़की वीडियो बना के डालती है कि उसके गांव में आज भी सिर्फ नाम के लिए काम करवाया जा रहा है, आज भी मिट्टी जैसा पानी आता है, और वो वीडियो वायरल हो जाती है। मेरे से एक उम्र में छोटा लड़का रिव्यूज डालता है ऐसी ऐसी किताबों के बारे में जो आज तक शायद मैंने जिनका नाम भी नहीं सुना होगा। तो जब मैं ये सब देखती हूँ मुझे अंदर से खुशी होती है कि ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर इंसान को मतलब नहीं है कि आप कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ आप अपनी बात रख सकते हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल। आज का युवा धर्म को किस दृष्टि से देखता है? आजकल तो धर्म की बड़ी बाजार गर्म है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है पर इसका आंसर मैं आपको बड़ा देना चाहूँगी। सर मुझे लगता है कि इस चीज़ पे भी ना दो कैटेगरीज हैं। एक तो शायद मेरे जैसे लोग हैं, और मैं ये मानना चाहूँगी और ऐसे हैं भी बहुत सारे लोग जो धर्म को सिर्फ धर्म तक ही सीमित रहने देते हैं, वो अपनी पूरी आइडेंटिटी नहीं बना लेते। धर्म हमारा सिर्फ एक हिस्सा है, हमने चुना नहीं उसे, हमें ऑलरेडी दिया गया था, तो उससे पूरा आइडेंटिटी बना लेना ये मैं गलत समझती हूँ। मैं, मेरे दोस्त, हम सब इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने एक दूसरे से दोस्ती इसलिए करी क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छा इंसान समझते हैं, कोई धर्म या किसी जात पूछ के नहीं करी दोस्ती। तो ऐसी भी एक कैटेगरी है जो ये समझती है कि धर्म को सिर्फ धर्म तक ही रहने देना चाहिए, इतनी कोई बिग डील नहीं बनानी चाहिए उसके लिए। पर फिर मैं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा हिस्सा है समाज का, युवाओं का, जो सड़कों पे निकल जाते हैं झंडे लेके क्योंकि उनका धर्म खतरे में है, जो धर्म के नाम पे शायद किसी को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इतने सारे बच्चे हैं भारत में जिन्होंने शायद स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी होगी, कॉलेज का नाम तक नहीं सुना होगा, और वो लोग जो कॉलेज पढ़ के निकल चुके हैं, इतनी डिग्रियां ले ली हैं, बाहर देशों में जॉब कर रहे हैं, वो भी इतनी दकियानूसी बातें करते हैं कि आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम XYZ रिलीजन। बायो में लिखते हैं, गाड़ियों पे लिखवाए फिरते हैं अपनी जात क्या है, उस पर प्राउड करते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि आप अपने, हम भारत में रहते हैं और हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम कौन सा धर्म फॉलो करें या फिर कोई धर्म फॉलो करें भी या नहीं, तो आप करिए। पर बात इतनी सी है कि इसमें कोई प्राउड वाली चीज़ नहीं। प्राउड हम किस चीज़ का कर रहे हैं? एक ऐसी चीज़ का कि हमने इतना बड़ा तीर मार लिया है, जो चीज़ हमें मिली भी नहीं है, हमने चूज़ करी तक नहीं है, जो हमें हमारे माँ बाप से मिली है, हम उसके लिए प्राउड कर रहे हैं। प्राउड करने वाली मुझे ये जो कैटेगरी लगती है ये बहुत ही खतरनाक है। और प्राउड करना है तो अपनी डिग्रियों पे करिए, अपनी क्वालिफिकेशंस पे करिए, कौन सी जात से आते हैं या कौन से धर्म से आते हैं इस पे नहीं, मेरा यही मानना है। अक्सर आज के बड़े लोग, मेरी जनरेशन के लोग या मुझसे भी थोड़े पुराने, जिनको रूठी सासें कहा जाता है, उनका मानना है कि युवाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए, उनको करियर पे फोकस करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। यस सर। तो आपका क्या मानना है वर्तमान राजनीति को लेकर? युवाओं को क्या भूमिका होनी चाहिए? सर राजनीति चीज़ ही ऐसी है जो इंसानों के लिए बनी है, हम जैसे लोगों के लिए बनी है। और आयरनी की बात तो देखिए कि हमें ही कहा जाता है कि हम उससे दूर रहे। हम डर के रहते हैं किसी ऐसी चीज़ से जो हमसे ही मिलके बनी है, हमारे लिए ही बनी है। तो मेरे लिए तो सर राजनीति का मतलब जागरूक नागरिकता होना होता है। अगर आप एक अवेयर सिटीजन हैं, अगर आप जानते हैं कि आपके अधिकार क्या हैं,
क्या सही है क्या गलत, आप अपने आसपास वालों को भी अवेयर कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है तो आप मुंह पे एक उंगली रख के बैठ जाएंगे और बाकी सबको वो गलत करते हुए देखेंगे, ऐसा नहीं है। जब आप जान लेते हैं कि कुछ गलत है तो आप औरों को भी बताते हैं। और ऐसे में पेरेंट्स का ये कहना कि युवाओं को दूर रहना चाहिए, नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में, ये बहुत ही बेकार बात है। ऐसी बातें ना तो स्टूडेंट्स को सोचनी चाहिए और ना ही किसी पेरेंट को सोचनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि गंवार लोगों को भी पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए, पर वो आते हैं। बूढ़े लोगों को भी नहीं आना चाहिए पॉलिटिक्स में, ऐसे लोगों को जो आज हैं कल नहीं है, उनका पता भी नहीं है, जो नहीं जानते हैं कि क्या जरूरत है आज के लोगों की। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए, पर वो हैं पॉलिटिक्स में। तो यही हम कह देते हैं कि नहीं, युवाओं को नहीं आना चाहिए, बचना चाहिए, ये बहुत ही बेकार बात है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और ये सब करके आप अपने बच्चे की सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग को मार रहे हैं, उसे उसके अधिकारों से दूर कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बेकार बात है। और नेपाल की राजनीति, हाँ, नेपाल की राजनीति को देख लीजिए। तो भारत में ऐसा कुछ होना अभी भी बहुत समय है, पर वो दूर नहीं है। जहाँ नेपाल भारत हो सकता है अगला। सर, अब मैं इस पे कोई टिप्पणी देना नहीं चाहूंगी फिलहाल, पर मुझे लगता है कि अगर होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कुछ अच्छा ही निकल के आएगा इससे, अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल सही बात है। आपके लिए देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम यस सर, क्या महत्वपूर्ण है, क्या मायने हैं आपकी नजरों में इन दोनों शब्दों के? सर मेरे लिए देश प्रेम मेरे लिए यही है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए खुद में। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अपने आसपास वालों को भी अच्छा कर सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो जानता हो कि क्या गलत है क्या सही, वो आसपास वालों को भी बताता है कि क्या गलत है क्या सही। एक ऐसा इंसान जो चुप नहीं बैठता है, जो ये जानने के बाद कि कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, वही सच्चा देश प्रेमी है। जो अपने देश में ही रह के अपने देश के लिए कुछ करता है, मेरी नज़र में वो एक सच्चा देश प्रेमी है। ये जितने भी आज तमाम बड़े पॉलिटिकल फिगर्स जो देख रहे हैं आपने नोटिस किया होगा सर, इन सबके बच्चे, मोस्टली सबके बच्चे बाहर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जाके फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, और हम इन्हें बहुत बड़ा नेशनलिस्ट मानते हैं, बहुत बड़ा देश प्रेमी मानते हैं। मगर यही किसी माइनॉरिटी से उठा हुआ बच्चा कुछ पढ़ लिख लेता है, 2-3 सवाल पूछ लेता है गवर्नमेंट से, तो उसे एंटी नेशनलिस्ट का टैग दे दिया जाता है। तो मेरी नज़र में तो वही सच्चा देश प्रेमी है। जब मैं देखती हूँ एक बीटेक, एमटेक, फिर पीएचडी करे हुए स्कॉलर्स, जब वो अपनी बात समाज तक पहुंचाते हैं और उन्हें उसके लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी 6 साल जेल में काटने के बाद उनको जब 10 दिन की बेल मिलती है, वो अपने चेहरे पे मुस्कान लेके निकलते हैं। मेरे लिए वो देश प्रेमी है। मेरे लिए वो इनोवेटर जिसने ना जाने कितने पुरस्कार जीते हैं हमारे देश के लिए, उसे जब अपने लोगों के लिए आंदोलन करने पे जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी गलती के, और वो जब जेल से बाहर निकलता है अपने चेहरे पे मुस्कान, अपने दिल में मानवता लेके, तो मेरे लिए वो देश प्रेमी है। मेरे लिए वो इंसान देश प्रेमी है जो शायद पीएचडी करने के बाद बाहर जा सकता था, बड़ी से बड़ी नौकरी पा सकता था, पर उसने अपने देश में रह के झारखंड के आदिवासियों पे पीएचडी करने का सोचा और उसे एंटी नेशनलिस्ट बता दिया गया। मेरे लिए वो देश प्रेमी है सर। राघव चड्ढा को कैसे देखते हैं सर? राघव, अभी उसको शायद संसद में बोलने से मना किया गया। यस सर, उसकी ही पार्टी द्वारा। यस सर। उनके अपने तर्क हैं, राघव की अपनी बातें हैं, आप क्या सोचते हैं इनको लेकर? मेरे मिक्स्ड व्यूज हैं उन पे। मुझे सच में ये लगता है कि वो जो इश्यूज उठा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी पॉलिटिशियंस नहीं उठा रहे हैं। पीरियड लीव हो गया या समोसे का दाम हो गया एयरपोर्ट पे, तो ये मुद्दे हैं, आम लोगों के मुद्दे हैं और वो उठा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी बात है, कोई दोहराए नहीं इस बात में। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी समझती हूँ कि
ये वो मुद्दे हैं जो उनकी छवि को बचाए रखने के लिए हैं। इससे भी बड़े मुद्दे हैं, लोग मर रहे हैं, हमारे ही देश के लोग नहीं और भी देशों के लोग मर रहे हैं। इससे भी और कई बड़े मुद्दे हैं जिन पे वो बात नहीं करते हैं। तो मैं अपनी पार्टी की नीतियों की बात नहीं करते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। तो यही बात है सर, आप सिलेक्टिव मुद्दों पे बात कर रहे हैं अपनी इमेज बचाने के लिए। मैं वैसे भी देखती हूँ इस चीज को, पर यहाँ पे अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो बात कर रहे हैं और वही सबसे जरूरी है। बिल्कुल। आज जो पूरी दुनिया है उसको ग्लोबल विलेज के रूप में देखा जा रहा है, तो आप जो है खुद को पहले एक भारतीय के रूप में देखती हैं या एक वैश्विक नागरिक, ग्लोबल सिटीजन के रूप में देखती हैं, और क्यों? हम सब बहुत एक दूसरे से अलग हैं। दुनिया में शायद एक जैसा कोई भी नहीं है, सबकी भाषाएं अलग हैं, सबका रंग रूप अलग है, मगर आखिर में इंसान तो एक ही है। खून सबके रगों में दौड़ रहा है एक ही रंग का। तो मैं ये मानती हूँ कि हम सब एक ही हैं, एट द एंड ऑफ द डे हैं तो इंसान ही। मगर फिर ये भी बात आ जाती है कि मैं जिस मिट्टी से जन्मी हूँ मैं वहीं पे मिटना भी चाहती हूँ। आई एम फर्स्टली एंड लास्टली इंडियन। तो मैं पहले अपना आप को इंडियन की तरह देखती हूँ, एक इंडियन सिटीजन की तरह देखती हूँ, और बाद में एक ग्लोबल सिटीजन की तरह। बिल्कुल। आपने अभी 12th पास किया और एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके विचार में पहले से ही जानता रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे विद्यार्थियों को, युवाओं को सहज जीवन को लेकर प्रेरित कर रहा है, तैयार कर रहा है? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है सर कि वो हमें असल ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत फ्लॉज हैं, ऐसे फ्लॉज हैं जो शायद ही कभी ठीक हो पाएं, पर मैं आशा करती हूँ वो होंगे ज़रूर। मैं अब चाहूँ तो बनावटी बातें कर सकती हूँ। लोगों को लग रहा होगा ये इंटरव्यू देख के कि मैं कितनी नेगेटिव इंसान हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहूँ तो बनावटी बातें कर सकती हूँ कि हाँ सब कुछ ठीक है, एकदम अच्छा है। नहीं, और आप वही बोलिए जो आप बोलना चाह रहे हैं। पर यही बात है कि ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी प्रैक्टिकल होते हैं हमारे यहाँ, और आयरनी की बात देखिए सर, ये प्रैक्टिकल एग्जाम भी, जिनका नाम ही प्रैक्टिकल है, वो भी बच्चा रट के जाता है। बच्चा क्या, मैं खुद रट के गई थी और मैं वहां पे वो लिख के आई हूँ जो मेरी किताब में लिखा था। क्या असल जिंदगी में उसका यूज है, किसी ने बताया ही नहीं। पर यही बात है कि अगर एजुकेशन सच में इट इज अ वेपन, और अगर हम अच्छे से यूज करें तो बहुत ही चमत्कार हो सकता है, मुझे तो लगता है। वेदिका, एक युवती के तौर पे क्या आपको ऐसा लगता है कि आज का जो भारत है वो आज की युवतियों को, महिलाओं को वो स्पेस, वो सुरक्षा प्रोवाइड कर पा रहा है जिसकी वो हकदार है? मुझे ये बात सर बहुत दुख के संग कहना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से मैं आती हूँ या जहाँ से मैं क्या, ये हम आम बात हो गई सर। ये तो आप देख लीजिए, हम अभी यूपी में खड़े होकर बात कर रहे हैं, और यूपी इट इज़ द नंबर 1 स्टेट जहाँ पे क्राइम अगेंस्ट विमेन होता है। सबसे आगे है यूपी क्राइम अगेंस्ट विमेन में। राजनीतिक गलियारों में तो इसके अपोजिट ही बातें कही जाती हैं कि सबसे सुरक्षित उत्तम प्रदेश है। नहीं सर, आप आंकड़े पढ़िए, न्यूज़ चैनल्स पे तो कुछ भी चला दिया जाता है। आज मैं उनकी बात नहीं करूंगी, पर फैक्ट्स यही कहते हैं कि यूपी इज़ वन ऑफ द अनसेफ स्टेट्स फॉर एनी वुमेन। और यूपी क्या, मुझे तो लगता है भारत कलेक्टिवली ही अनसेफ है लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए। जहाँ एक औरत अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित फील नहीं कर सकती, जहाँ आप नीट जैसा एग्जाम क्रैक करने के बाद अपनी आधी जिंदगी पढ़ाई पे लगाने के बाद एक रात में कोई एरा गैरा आके आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंट्री कोई विश्व गुरु बन रही है और सेफ है औरतों के लिए। वेदिका, अक्सर ये मैं देखता हूँ आपकी जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके साथ में कि उनके बीच जो बहस होती हैं वो अक्सर विवाद में परिवर्तित हो जाती हैं।
तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि एक अच्छी बहस किसी विषय पर अगर हो रही है तो वहाँ शिष्टाचार बनाए रखना कितना ज़रूरी होता है? सर, मैं तो इसी बात पे बिलीव करती हूँ दैट वी ऑल शुड अग्री टू डिसअग्री। अगर किसी का ओपिनियन हमसे अलग है तो हमें उसे पहले मोमेंट पे डिस्कार्ड नहीं कर देना चाहिए कि नहीं यार, तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम तो ऐसे अरे गहरे हो, तुम जाओ भैया अपना ओपिनियन लेके, हम नहीं मानते तुम्हारी बात। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भी समझना चाहिए कि किस असहमत के स्वर को भी हाँ जानना चाहिए। यस सर। और हमें समझना चाहिए वो इंसान कहाँ से आ रहा है, उसकी ये सोच कहाँ से आ रही है। पर फिर ये भी ऐसी भी बात होती है कि डिबेट सिर्फ उस जगह हो सकती है जहाँ पे बात करने की गुंजाइश हो, जहाँ कुछ बदलने की गुंजाइश ही नहीं, सामने वाला चाहता ही नहीं है कि वो अपनी सोच बदले, अपने ओपिनियंस बदले, तो वहाँ पे आप सिर्फ चिल्ला ही सकते हैं, डिबेट नहीं कर सकते। आप किसी को कहते रहें कि नहीं नहीं ये गलत है, सामने वाला कहता रहेगा नहीं मैं तो सही हूँ, तो ये सारी बातें सर तब नहीं हो पाती हैं, सिर्फ लड़ाई ही होती है तब तो। और ऐसे में मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप एक बार समझाएं, अब दूसरी बार समझाएं और तीसरी बार थोड़ा सा चुप करके निकल जाएं, क्योंकि आप किसी एक कॉन्वर्सेशन में, मुझे तो नहीं लगता कि किसी इंसान की पूरी विचारधारा को बदल सकते हैं। आप किसी की पूरी विचारधारा सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन में नहीं बदल सकते, कोशिश भी मत करिए। मगर यही बात है कि हम समझ सकते हैं, बस उससे सिंपैथी रख सकते हैं कि ओह इसकी विचारधाराएं तो क्यों हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको इसका देती हूँ। मैं किसी से बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर समुदाय कैंसर है और उसे काट फेंकने में कोई बुराई नहीं, तो अगर वो दुनिया से पूरे समुदाय को मिटा दिया जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो अब यहाँ पे आपको लगता है कि डिबेट की कोई गुंजाइश है? मुझे तो नहीं। वो इंसान, अगर मैं उसी बात पे लड़ती रहूंगी कि नहीं ऐसा नहीं है, तो वो उस सोच को लेके और कट्टर हो जाएगा। उसके दिल में वो भावना आ जाएगी कि नहीं ऐसा ही है, ये तो मुझे गलत कहने की कोशिश कर रहा है ना, मैं इसे ऐसा प्रूव करूंगा, मैं इसे और उसके प्रूफ दूंगा कि नहीं मेरी बात सही है। तो इससे सामने वाले के मन में सिर्फ कट्टरता आती है। पर अब ऐसा भी नहीं है कि आप चुप करके बैठे रहें, आप अपना काम कीजिए, आप एक ट्वीट डाल दीजिए, एक स्टोरी लगा दीजिए, वही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वेदिका, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपके साथ आज और मज़ा आया आपके विचारों को सुनकर। और लास्ट में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जनरेशन की तरफ से दुनिया को कोई संदेश क्या कहना चाहती हैं आप दुनिया के लिए? मुझे लगता है कि बहुत बार हमारी जनरेशन को मिसजज किया जाता है। कहा जाता है हम बिल्कुल सेंसिटिव नहीं, कहा जाता है कभी हम बहुत ही ओवर सेंसिटिव हैं, कभी कि हम स्टूपिड हैं, या फिर कभी कि हम कुछ अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप समझिए इस जनरेशन गैप को, हमारी बातों को, और ये भी समझिए कि हम अलग हैं लेकिन गलत नहीं। अगर मैं कोई संदेश देना चाहूँ इस दुनिया के लिए तो मेरा यही होगा कि आप सब अपने दिल में थोड़ी मानवता, थोड़ी काइंडनेस लेके चलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश का कोई बच्चा मरता है या किसी और देश का कोई बच्चा मरता है तो इन दोनों में हमें दर्द नहीं हो, हमें हमारे देश के बच्चे में मरने में ज़्यादा दर्द हो और किसी और देश के बच्चे में ऐसा कोई कम दर्द हो। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर से एम्पैथी चली जाए। वो जब एक इंसान को देखें तो पहले उसकी कास्ट पूछें, उसका धर्म पूछें, तब उससे जाके बात करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा दिल में काइंडनेस होना चाहिए। बिल्कुल। और अंत में मैं एक शेर आप सबसे कहना चाहती हूँ। ये मजाज का शेर है और बार बार मैं इस शेर पे लौटती हूँ क्योंकि कुछ तो कनेक्शन है इससे। मजाज कहते हैं कि बहुत मुश्किल है दुनिया का सवरना, बहुत मुश्किल है दुनिया का सवरना, तेरी जुल्फों के पेचो खम नहीं है, मेरी बर्बादियों के हम नशीनों तुम्हें क्या, मेरी बर्बादियों का हम नशीनों तुम्हें क्या, खुद मुझे भी कोई गम नहीं है।
खुद मुझे भी कोई गम नहीं है। वेदिका सक्सेना से हुई यह बातचीत साबित करती है कि हमारी नई पीढ़ी के पास न केवल नए सपने हैं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए एक सटीक विजन भी है। अगर आपको युवा सोच और स्पष्टता से भरा यह संवाद महत्वपूर्ण लगा हो, तो इसे उन सभी के साथ साझा करें जो नए भारत की नई तस्वीर देखना चाहते हैं। और हाँ, आपको अगर ये हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।